नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 1990 में, माफ कीजिएगा 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया तो इस पार्टी के पास जनता पार्टी की सरकार का अनुभव था। पुराने संघर्ष के कार्यकर्ताओं का जन समर्थन था और पीठ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक का हाथ। लेकिन इस पार्टी को 1984 के चुनाव में कुछ खास सफलता नहीं मिली और पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। लेकिन कैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों से आज 302 सीटों का सफर तय किया है, देखिए रिपोर्ट। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी 42वां स्थापना दिवस मना रही है। अपनी स्थापना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव दर चुनाव कई हार को देखा है, लेकिन आज बीजेपी जिस मकाम पर है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 42वां स्थापना दिवस मना रही है। आज ही के दिन 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थापक अध्यक्ष थे। 1984 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि 108 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 1989 में बीजेपी ने 225 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे। 1989 में बीजेपी को 89 सीटों पर जीत मिली। राम मंदिर आंदोलन ने पार्टी के जनाधार बढ़ाने में मदद की। 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 468 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। 1991 में बीजेपी ने 120 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 1991 में बीजेपी का देश भर में वोट शेयर 20.11% पहुंच गया था। देश भर में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होने लगा था और 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल बनकर सामने आई और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार भी बन गई। हालांकि वो सरकार केवल 13 दिन ही चल सकी। 1998 में देश में राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण फिर से लोकसभा चुनाव कराने पड़े। 1998 के लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी को यह समझ आ गया था कि क्षेत्रीय दलों के बिना सरकार बनाना संभव नहीं है। इसलिए बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर 1998 में सरकार बनाने में सफल रही, लेकिन वो सरकार भी 13 महीने में गिर गई और देश को फिर से चुनाव का सामना करना पड़ा। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। लगातार 2 सरकार गठन करने के बाद बीजेपी ये समझ गई थी कि सरकार कैसे बनानी है और इसी रणनीति को पार्टी ने 1999 के लोकसभा चुनाव में अपनाया। 1999 में क्षेत्रीय दलों के सहयोग से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार बन चुकी थी, जो 2004 तक चली। 2004 में बीजेपी का ग्राफ गिरना शुरू हुआ। 2004 में पार्टी की बड़ी हार हुई
चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 138 सीटें मिली। 2009 के लोकसभा चुनाव में तो इससे भी बुरा हाल हुआ और पार्टी 116 सीटों के आंकड़े पर सिमट गई। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। फिर भारत में राजनीति का कारवां आगे बढ़ता गया और फिर बीजेपी में शुरू होता है नरेंद्र मोदी का कॉल। नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में देश के सबसे लोकप्रिय चेहरे में से एक थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता है और बीजेपी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। साथ ही 1984 के बाद पहली बार हुआ था कि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला हो। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 31.34% तक पहुंच गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर इतनी प्रचंड थी कि कांग्रेस पार्टी पहली बार दहाई के आंकड़ों में खिसक गई। फिर 2019 में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर दिखाया कि मोदी के करिश्मे के आगे किसी का भी टिक पाना मुश्किल है। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को ना सिर्फ टक्कर दी है, बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही। ये मात्र केवल संयोग है कि जिस पार्टी को 1984 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी और उसके विरोधी कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 2 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पार्टियों के अधिकतर सीटों पर जमानत जब्त हो चुकी है। अब जब भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है तो 2 सीटों से लेकर 302 सीटों तक का सफर अविस्मरणीय है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पल को उत्साह और उल्लास के साथ जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गोरखपुर में हुए हमले के बाद मुर्तजा को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां हर दिन मुर्तजा को लेकर कई खुलासे कर रही हैं। मुर्तजा के भी कनेक्शन अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं। गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। वहीं प्रदेश में मुर्तजा के सहयोगियों की तलाश भी की जा रही है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन सवाल यह है कि मुर्तजा को मोहरा आखिर किसने बनाया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी से लखनऊ में जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मुर्तजा को लेकर अलग अलग खबर सामने आ रही है। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले की जांच में अभी तक जांच एजेंसियों को कई पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि मुर्तजा दिमागी रूप से बीमार तो नहीं है, बल्कि वो शातिर है। मुर्तजा ने विदेशी सिम कार्ड भी खरीद रखा था।
इसी नंबर और चैट बॉक्स के जरिए वो आईसिस जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में था। इस्लाम को लेकर मुर्तजा का ब्रेन वॉश किया गया था। मुर्तजा दिमागी रूप से बीमार तो नहीं है, बल्कि वो शातिर है। मुर्तजा ने विदेशी सिम कार्ड भी खरीदा था और इसी नंबर और चैट बॉक्स के जरिए वो ISIS जैसे आतंकी संगठन के संपर्क में आया था। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो इस्लाम को लेकर मुर्तजा का ब्रेन वॉश किया गया था। हालांकि यूपी एटीएस टीम है लगातार मुर्तजा से पूछताछ कर रही है। यूपी एटीएस और STF की जांच में अब तक कई खुलासे किए गए हैं। जांच एजेंसियों की माने तो मुर्तजा बहुत खतरनाक मंसूबों के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचा था। अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाता तो बड़ी घटना हो सकती थी। कई लोगों को निशाना बनाया जा सकता था। मुर्तजा के पास से अब तक जो दस्तावेज मिले हैं उससे कहीं ना कहीं ये स्थापित होता है कि मुर्तजा कहीं ना कहीं आतंकियों के संपर्क में था। आतंकी इरफान के भाई गुफरान के साथ मुर्तजा 2021 में गुफरान के संपर्क में आया था। मुर्तजा देवबंद में रह चुका है। मुर्तजा देवबंद से 31 मार्च को गोरखपुर गया था। मुर्तजा घटना के बाद पाकिस्तान जाना चाहता था। मुर्तजा नेपाल से दुबई होते हुए पाकिस्तान भागने की थी तैयारी। अब तक की जांच को देखें तो ये साफ होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुर्तजा के आतंकियों से रिश्ते रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि आतंकी इरफान के भाई गुफरान के साथ भी रहा है मुर्तजा। साल 2021 में गुफरान के संपर्क में भी आया था। देवबंद में भी रह चुका है। देवबंद से 31 मार्च को गोरखपुर जाना चाहता था मुर्तजा। यही नहीं, घटना के बाद पाकिस्तान जाना भी चाह रहा था। नेपाल से दुबई होते हुए पाकिस्तान भागने की तैयारी थी। हालांकि यूपी एटीएस की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है और यही माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद तमाम सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गोरखपुर में हमले के बाद मुर्तजा ने आगे की तैयारी कर रखी थी। मुर्तजा का प्लान साफ था कि गोरखनाथ मंदिर में हमला कर वो फरार हो जाएगा, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने मुर्तजा के मंसूबों पर पानी फेर दिया। गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद से गोरखपुर को अलर्ट कर दिया गया है। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आने जाने वालों की सघन चेकिंग की जा रही है ताकि फिर से कोई घटना घटित न हो। रविवार की शाम को हुई घटना के बाद से आज लगभग चौथा दिन है और चौथे दिन भी आप देखेंगे कि लगातार हर दिन प्रतिदिन सुरक्षा बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल पता चला कि 8:15 बजे के आसपास चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास कट्टा बरामद हुआ था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर के थाने भिजवा दिया और उससे पूछताछ की जा रही है। यानी अब चेकिंग इतनी बढ़ गई है कि चप्पे चप्पे पे पैनी नज़र बनाई गई है और एक भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर कोई बैग हो या फिर झोला हो, हर एक चीज़ की सघन तलाशी की जा रही है। 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन तक की चेकिंग की जा रही है। महिला जवान से लेकर के पुलिस जो है पुलिस तमाम जगह जगह पे है और आप देखेंगे कि एक एक लोगों को किस तरह से चेक किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से रविवार की शाम को घटना, ऊपर से कल एक व्यक्ति के पास कट्टा बरामद होना, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए अब और बड़ी चुनौती है कि पुलिस किस तरीके से मुस्तैद रह करके इन सभी जगहों की निगरानी कर सके और जगह जगह पर पैनी नजर बना करके एक एक व्यक्ति को चेक कर सके। मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसी अब उस पहलू पर काम कर रही है। क्या अकेला है जिसको भटकाया गया था या फिर मुर्तजा के साथ साथ और भी नौजवानों को ब्रेन वॉश किया गया था? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। एएमयू के प्रोफेसर ने रेप के मुद्दे पर बनाए गए प्रेजेंटेशन में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी। सोशल मीडिया पर स्लाइड की फोटो आने पर हंगामा मचा तो एएमयू प्रशासन और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया। प्रोफेसर पर विद्यार्थियों, स्टाफ और लोगों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नया विवाद खड़ा हो गया है।
यहाँ एक प्रोफेसर ने रेप के मुद्दे पर बनाए गए प्रेजेंटेशन में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। सोशल मीडिया पर स्लाइड की तस्वीरें आने के बाद हंगामा मच गया। समाज के अलग अलग हिस्सों से इस बात को लेकर बातें सामने आने लगी हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने अपनी क्लास में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद एएमयू के पूर्व छात्र निशित शर्मा ने प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से ये पता लगा है कि किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के डिपार्टमेंट फॉरेंसिक मेडिसिन में एक असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा एक रेप का विषय होता है, उसको पढ़ाते वक्त जो उदाहरण दिए गए हैं वो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान इंद्रदेव और अन्य हमारे जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनको लेकर अमर्यादित और अशोभनीय उदाहरण दिए गए हैं और वो इस प्रकार से हैं कि हम और आप उन पर चर्चा भी नहीं कर सकते। तो इस पूरे मामले में मेरी मांग ये है कि उस संबंधित शिक्षक पर मुकदमा दर्ज हो और ऐसा उदाहरण तय हो कि उस शिक्षक की अंतरात्मा कांप जाए और पुनः वह किसी भी शिक्षा के मंदिर में किसी कक्षा में प्रवेश ना ले पाए और अपने जो प्रोफेशन उससे डिबार किया जाए। साथ ही दूसरी बात यह है कि जो विभाग के चेयरमैन हैं, बिना चेयरमैन की संस्तुति के, बिना चेयरमैन के अप्रूवल के किसी विषय को नहीं पढ़ाया जाता। तो चेयरमैन पे भी, संबंधित चेयरमैन जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हैं उस पर भी मुकदमा दर्ज हो। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिकल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया। एएमयू की कक्षा में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक प्रेजेंटेशन देने के आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस आरोप को काफी गंभीरता से लिया और प्रोफेसर के खिलाफ जांच बैठा दी गई है। मामला सामने आने के बाद जितेंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया, जिसके बाद एएमयू के आरोपी प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने वाइस चांसलर को इस पर जवाबी पत्र लिखकर माफी मांग ली थी। देखिए साहब, इन व्यू ऑफ द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट एंड सीरियसनेस ऑफ द मैटर, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के जैन मेडिकल कॉलेज में, उनको प्लेस कर दिया गया अंडर सस्पेंशन टिल फर्दर पेंडिंग इंक्वायरी। दूसरी चीज़ बताते चलें कि इनको शो कॉज नोटिस भी इशू हुआ था और उसमें इन्होंने उसके आधार पे जो इनका रिप्लाई आएगा फिर आगे का अगर लाइन ऑफ एक्शन कोई तय होता तो हम आपको बताएंगे। जितेंद्र कुमार ने माफी मांगते हुए लिखा कि मैं अपने द्वारा दिए गए बयान के लिए माफी मांगता हूं। मैंने यौन शोषण से जुड़ी घटनाओं को पौराणिक घटनाओं से जोड़ा है। मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा, इसका विश्वास दिलाता हूं। बलात्कार पर कुछ अपमानजनक पौराणिक संदर्भ देने के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। इन्होंने सुबह वाइस चांसलर को अनकंडीशनल एक अपॉलजी लेटर भी दिया था। तो सारी बिंदुओं को नज़र में रख के ये देखा जाएगा कि आगे अगर कोई भी चीज़ होगी या कार्रवाई होगी हम बता। वहाँ पर कोई कंटेंट स्लाइड का, इनका स्लाइड जो नहीं होती पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाली, आपके कोर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स को कहते हैं, उसमें माइथिकल रेफरेंस ऑफ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, रेप पे था। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहिए ऑब्जेक्शनेबल चीज़ स्लाइड पे लिखी पाई गई, जिसके बारे में तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ने स्ट्रांगली इसे कंडेम किया और इनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ। साथ में 2 मेंबर्स कमेटी भी फॉर्म हो गई, इंक्वायरी कमेटी। भले ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवाद होने के बाद इस पर तुरंत कार्रवाई की गई है, लेकिन विश्वविद्यालय को यह तय करना होगा कि भले ही यहाँ खुले विचारों का आदान प्रदान हो, लेकिन इसमें किसी की भी भावना आहत नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।